क्योंकि बलून में इलेक्ट्रॉन आए हैं, बलून ने इलेक्ट्रॉन गेन की है, इसलिए बलून के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और हेयर से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इस वजह से हेयर पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी तभी फ्लो होगी जब सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने। इस टैंक के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। इस टैंक के पास क्योंकि हाइट कम है वाटर की, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। इस वजह से वाटर होता है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी पे, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा? एक एंड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी और एक एंड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस वजह से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो गए, तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो जाएगी? करंट फ्लो हो जाएगी। याद रहेगा, करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? फ्री होता है ना, सेल का ये बड़ा वाला डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव, यानी ये हाई पोटेंशियल और ये वाला। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से जाती है कहां पर? लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फटाफट की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। मानता हूं कि इस चैप्टर से तुम्हें डर लगता है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, बट वही बात कि यहां से पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं सॉल्व होने वाला है, और ऐसा कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया और तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्टिंग अगर हम करी जाए कि इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम्हें पता होगा कि हमारे आसपास इतने सारे डिवाइसेस हैं जो किस पे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो सोचो कि हमारी लाइफ, हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी, है ना? अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो जो लाइट है हमारे आसपास बल्ब की फॉर्म में, एलईडीज की फॉर्म में, उसमें भी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ओवन हो गया, हमारे पास आयरन हम करते हैं, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ड्रिल मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, रेडियो, टीवी, इन सब जगह पर क्या यूज होती है? इलेक्ट्रिसिटी। एक सिंपल सा देखो कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या होगा? ना मोबाइल फोन चलेंगे, ना टीवी होगा, ना सोशल मीडिया होगा, ना हम आयरन कर पाएंगे, ना फैन चलेगा, ना एसी चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में इस तरह मिल चुका है कि इसके बिना हम लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे जिंदा तो रहेंगे, बट सोचो कि कितनी कमी हमें महसूस होने वाली है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अच्छा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और बहुत किया भी होगा, ऐसा कि बलून होता है, उसको ऐसे बालों में रब करो तो जो हेयर्स होते हैं वो बलून से चिपक जाते हैं। या कुछ बच्चों ने वो किया होगा, पेपर के छोटे छोटे पीसेस काटे होंगे, फिर स्केल को ऐसे रब किया होगा, तो वो जो पेपर के टुकड़े होते हैं वो स्केल से क्या होने लगते हैं? चिपकने लगते हैं। ऐसी कुछ चीज आपने की होगी। ये जो फिनोमिना हम देखते हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ये जो बाल होते हैं जो बलून से चिपक जाते हैं, जब हम बलून को अपने हेयर से ऐसे रब करते हैं, तो उसके पीछे जो हमारा टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बेटा टाइम को डिफाइन करो, अगर तुमसे पूछा जाए टाइम को डिफाइन करो, अच्छा छोड़ो, अगर पूछा जाए लेंथ को डिफाइन करो, व्हाट इज लेंथ, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हम टाइम को कैसे डिफाइन करें, है ना? टाइम तो हमारे लिए वो होता है जो एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी चला जाता है ना? या फिर टाइम हमारे लिए वो होता है कि लेक्चर के समय जाता ही नहीं है। बट फिजिक्स की टर्म में टाइम की क्या डेफिनेशन है या लेंथ की क्या डेफिनेशन है? तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट उनको हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफाइन करो, तो हम इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते। हम बोलेंगे इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और एक्चुअल में ये होती है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका जो रीजन होता है उस मैटर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर छुपा होता है। यानी अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कुछ पार्टिकल की वजह से आता है जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? उस मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारा मेरा पेन है, तो इसका जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से आएगा? इस पेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से आता है। इसलिए बोला गया इंट्रिंसिक, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस मैटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी आती है उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
तो चार्ज क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। यहां तक हमें क्लियर है। अच्छा, चार्ज को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू। कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डजंट मैटर, है ना। अभी हमारे पास कैपिटल क्यू है, हाई स्टैंडर्ड में स्मॉल क्यू हो जाता है, तो तुम स्मॉल क्यू लिखो, कैपिटल क्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये हमने पढ़ा है ऐसा। तुम लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ऐसा भी पढ़ा होगा ऐसा। अच्छा, इनके ऊपर चार्ज कितना है वो भी हम पता कर सकते हैं, उसकी भी वैल्यू है ऐसा। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। कूलम्ब क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर में चार्ज की यूनिट क्या दे दी गई? कूलम्ब दे दी गई, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेगेटिव लगाएंगे आगे, यहां पे आगे क्या लगा देंगे? नेगेटिव। और प्रोटॉन के लिए क्या लगा देंगे? प्रोटॉन, पॉजिटिव लगा देंगे, है ना। बट हमें साइंस से नहीं है, हमें उसकी वैल्यू से कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। जैसे हमने बलून को रब किया तो बलून को रब किया तो बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारे हेयर्स होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया कैसे, कि बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया कैसे, उसको समझने के लिए हमने पढ़ा है कि हर एक चीज किससे बनी होती है? मैटर। और मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स। पार्टिकल यानी एटम। यानी हर एक चीज किससे बनी होती है? एटम से। यानी इस मार्कर यानी जो पेन है इसमें भी एटम है, मेरी बॉडी में भी एटम है, हेयर में भी क्या है? एटम है, बलून में भी क्या है? एटम से। यहां तक क्लियर है? एटम के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि जो एटम का जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन, और साथ साथ में कौन प्रेजेंट होगा? न्यूट्रॉन होगा। जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है। और इस न्यूक्लियस के सराउंड में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, ये हमें पता है सब। अच्छा, एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कि एक एटम है, उसमें 5 प्रोटॉन है। कितने हैं? 5 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक क्लियर है सा? अब मान लो कि एक प्रोटॉन की वजह से +1 पॉजिटिव चार्ज आता है। एक प्रोटॉन की वजह से +1, तो 5 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा? +5 आ जाएगा। सिमिलरली जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो अगर प्रोटॉन पे +1 है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? -1। तो 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा? -5। अब बताओ नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +5 -5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए बोला जाता है कि एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। मान लो कि इस एटम में जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। उस 5 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? निकाल लिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? निकाल लिए। तो अब प्रोटॉन तो अभी भी कितने बचे हैं? 5। लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 थे, 2 निकाल लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। 5 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा? +5। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आ जाएगा? -3। +5 -3 सिंपल सा मैथमेटिकली सॉल्व करो, कितना आएगा? +2 आएगा। हमें 2 से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? प्लस से। यानी कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। इस एटम पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। कब आया? जब इलेक्ट्रॉन निकल गए। यानी जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, निकल जाते हैं, तो उस एटम पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो पेन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पेन में जितने भी एटम थे उन एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? लूज हो चुके हैं। अब इसका ऑपोजिट गेन करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी अगर बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हेयर से क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के किसमें चले गए? बलून में। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चले गए? बलून में। तो क्योंकि बलून में इलेक्ट्रॉन आए हैं, बलून ने इलेक्ट्रॉन गेन की है, इसलिए बलून के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और हेयर से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इस वजह से हेयर पे क्या आ गया?
पॉजिटिव चार्ज आया। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो जो चार्ज आता है वो आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, गेन हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। याद रखना है चार्ज किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हेयर से बलून में, ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा? तो सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेके आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम लेके आएगा। मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज आएगा? एक के लिए 1.6 है, दो के लिए है तो उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.0 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, n, तो कितना चार्ज आएगा, 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई किया, n है तो n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज आएगा अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ कि कितना चार्ज आएगा, तो उसका फॉर्मूला हो गया n, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मान लो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, E से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया चार्ज को निकालने का, Q इक्वल्स टू NE। Q यानी कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में समझ में आ गया, लूज हो गया तो पॉजिटिव, गेन हुआ तो नेगेटिव, यहां तक तो सही है। कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या निकला, Q इक्वल्स टू NE। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, E यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया Q इक्वल्स टू NE। अच्छा, इस फॉर्मूले पे देखो एक सवाल बनता है, अगर मान लो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है, चार्ज कितना है, 1 कूलम, यानी यूनिट है, यूनिट चार्ज है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मान लो बलून के ऊपर 1 कूलम चार्ज आ गया एग्जांपल के लिए, तो कितना ट्रांसफर, तो देखो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू NE, चार्ज कितना है 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए नहीं पता हो तो कैलकुलेट करने हैं, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये मल्टीप्लाई में है n के साथ, तो इसको डिवाइडेड भेज दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इक्वल टू में क्या बचा, n। ये -19 डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, कितना, 19। अच्छा, ये डेसिमल यहां से गया तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना है 16, n आ गया ऐसा। अब 10⁻19 का मतलब होता है यहाँ पर 19 जीरो है, कितने जीरो हैं, 19 जीरो, एक जीरो निकाल दो, एक जीरो निकाल के इसको दे दो, ये 10 की जगह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 19 जीरो की जगह कितने जीरो हो जाएंगे, 18 जीरो, तो 10⁻18 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16 और इक्वल्स टू n आ गया। 100 डिवाइडेड बाय 16 करो, 100 डिवाइडेड बाय 16 तो ये होगा 6 6 96 हो गया, तो फिर 2 आएगा, फिर 80 बचा 5 आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तब जाके सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज आने वाला है। देखो, लाख होगा तो 10⁻5 होता है, करोड़ में 10⁻7 होता है, अरब में 10⁻9 होता है, यहां तो 10⁻18 है, खरबों के खरब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तभी होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, तो बेटा देखो 6.25 इंटू 10⁻18 है, क्या करना है तुम्हें, ये जीरो हटा, डेसिमल हटा दोगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 18 माइनस कर दो, कितना बचा 6, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻16 आएगा। याद है? तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर कराने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं तुम्हें पूछूं क्या इस बलून के ऊपर 2.0 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज आ सकता है, 2.0 इंटू 10⁻19 तो नहीं आ सकता। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19, दो हो गए तो 3.2 हो जाएगा, 2.0 तो आएगा ही नहीं कभी, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन से 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया, दो इलेक्ट्रॉन से 3.2 इंटू 10⁻19 हो गया, तो इसके बीच वाली जो वैल्यू होती है वो तो कभी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब हम चार्ज की बात करें तो जब हमने बलून वाला एग्जांपल पढ़ा था तो इसमें चार्ज थे वो क्या थे, बलून के ऊपर थे, तो कलर डार्क ले लेते, ठीक है, बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बलून के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज,
और हेयर के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, है ना, बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज होता है वो बलून के ऊपर है, मूव नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा। तो अगर मान लो चार्ज होते हैं, अगर वो रेस्ट पर है किसी बॉडी पे, तो वो जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो चार्ज है वो कहां पर है, रेस्ट पे है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहे, है ना, नाम से पता चला इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब रुके हुए। और यही चार्ज अगर किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तुमने देखा होगा कि बैटरी से वायर कनेक्ट करके से बल्ब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा वायर है, जो हमारा वायर है, इस वायर में जो चार्ज होता है वो मूव होता है। वो चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है, वायर में चार्ज मूव होता रहता है कंटिन्यूअसली, इस वजह से बल्ब जलता है। तो यहां पे जो चार्ज है वो किस पे है, मोशन में। सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सारे चार्ज क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर मोशन पे है तो उसको क्या बोला जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक क्लियर है। हमें ये पढ़ना है, हमें चार्ज जब रेस्ट पे है तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, वो कहानी नहीं पढ़नी है, कितना फोर्स लगाएंगे वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें इसी चीज का थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है इस चैप्टर के अंदर कि ये चार्ज वायर में मूव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव होंगे या नेगेटिव चार्ज मूव हो रहे हैं, और इनको मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ऐसा होता है कि बैटरी कनेक्ट करने से चार्ज मूव होते हैं यानी बल्ब ग्लो करता है, बैटरी हटा दोगे तो बल्ब है वो ग्लो करना बंद हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक हमें इस चैप्टर में सीखना है। आगे बढ़ो। पहला टॉपिक, सॉरी सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो होने की वजह से इसमें क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, चार्ज की वजह से इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, वही हमें पढ़ना है इधर। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा, ऐसा कहां पहुंच गए, यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अब हमारे पास ये वायर है, ये क्या है, वायर, और इस वायर में क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इस वायर में क्या फ्लो हो रहे हैं, ये है चार्ज, चार्ज है, ठीक है, वायर में क्या है, चार्ज है जो फ्लो हो रहे हैं। और तुमने देखा होगा सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, है ना। अब इसके नाम में ही ये राज छुपा हुआ है, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है करंट, है ना। करंट क्या होता है, करंट तुमने अगर सुना हो शायद एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी हो रहा है, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का मतलब होता है धारा, धारा का मतलब अगर कोई एक चीज किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जैसे मान लो पानी, पानी एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो उसको बोला जाएगा वाटर करंट। इस तरह से मान लो एयर है, वो भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, एयर करंट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अगर सारे चार्ज किसी वायर में या कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। यहां तक सही है। अब इस वायर में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं वही हमें किसकी वैल्यू देंगे, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो वैल्यू देंगे। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हुए, एक मिनट में कितने चार्ज फ्लो हुए, वो हमें बताता है किसकी वैल्यू को, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को। तो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी तुम्हें बेटा ये वर्ड रेट मिल जाए तो समझ जाना कि हम उसको टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, टाइम से, और टाइम होगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, कि एक कंडक्टर में से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। मान लो कि ये पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन ले लो, क्रॉस सेक्शन समझते हो, जैसे ये वायर है ऐसा, तो ये जो हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। ये आगे वाला जो हिस्सा है जो सर्कुलर शेप में दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। तो ये वायर है जिसमें ऐसे चार्ज फ्लो हो रहे, ऐसे चार्ज फ्लो हो रहे। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल वर्ड में लिखे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। करंट तभी फ्लो होगी जब सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए, क्योंकि करंट का मतलब ही यही होता है। तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन T। Q यानी कितने चार्ज फ्लो हुए, T यानी पर्टिकुलर टाइम में। तो करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, ये भी फिजिसिस्ट है उनके ऊपर नाम पे दिया गया है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, जो कि हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कई बार करंट की वैल्यू को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी लिखा होता है। मिली एम्पियर और माइक्रो, मिली यानी 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर है यहां तक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने ये पढ़ा था कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ठीक है,
इसमें करंट कब फ्लो होगी? जब सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। जब सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, तब जाके इस कंडक्टर में क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। बट सवाल ये उठता है कि सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे कैसे? सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। ये वायर है, ये अभी क्या है? वायर है। बताओ, इस वायर में अभी भी चार्ज तो है, इस वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज है, बट इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? लेकिन इसी चीज को अगर हम सॉकेट में डालें, वायर को किसमें डालें? सॉकेट में डालें, स्विच ऑन करें, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉकेट में डालने से, स्विच ऑन करने से ऐसा इस वायर में क्या चेंज आया जिस वजह से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई? यानी नॉर्मली जो चार्ज होते हैं वो सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं, है ना? करंट फ्लो होने के सारे चार्ज को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना बहुत जरूरी है। अब ये कौन करवाएगा और ये पॉसिबल कैसे होगा, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक एग्जांपल से समझो। यहां पर हमारे पास दो टैंक हैं, दोनों में इक्वल हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो क्या बताओ, ये पानी होता है वो एक टैंक से दूसरे टैंक में मूव होगा? तो आंसर है नहीं सर, दोनों में बराबर लेवल का पानी है तो कैसे मूव होगा? इसमें देखो, यहां पर हमने वाटर लेवल बढ़ा दिया एक टैंक के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि यहां से पानी निकल के इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा और ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का लेवल बराबर हो जाए। यानी यहां पर पानी ज्यादा है। अब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैं बोलूं कि इस टैंक के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। इस टैंक के पास क्योंकि हाइट कम है वाटर की, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। इस वजह से वाटर होता है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक क्या हुआ? मूव हुआ। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा वाटर मूव हुआ। लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी? सेम थी। दोनों टैंक की पोटेंशियल एनर्जी सेम थी, क्योंकि दोनों टैंक के अंदर वाटर की जो हाइट थी यानी जो लेवल था वो क्या था? सेम था। तो यहां पे कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। यानी वाटर को मूव कराना है एक टैंक से, तो हमें एक तरफ हाई पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी तरफ लो देनी पड़ेगी। इससे नहीं जाता। तभी तुमने देखा होगा कि वाटर के जितने भी टैंक होते हैं ना वो सारे घरों के ऊपर होते हैं, छत पर होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर होते हैं। क्यों? जैसे ही हम हाइट बढ़ा देंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर हाई से लो की तरफ वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर में अगर हमें चार्ज को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है, जैसे यहाँ पे वाटर इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हमें इस वायर के दोनों एंड पर क्या करना पड़ेगा? एक तरफ हाई पोटेंशियल एनर्जी, एक तरफ लो पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो कि चार्ज में वायर के एक एंड पे हमने क्या बना दिया? हाई पोटेंशियल बना दिया। एक एंड पे हमने क्या बना दिया? हाई पोटेंशियल बनाया। ये जो एंड है वहां पे क्या मेंटेन किया हमने? हाई पोटेंशियल। और एक तरफ हमने क्या मेंटेन किया? लो पोटेंशियल। तो क्या होगा? सारे के सारे चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे के सारे चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे? वो ये वायर है, वायर के एक एंड पे हमने क्या किया? हाई पोटेंशियल मेंटेन किया, एक तरफ क्या मेंटेन किया? लो पोटेंशियल। तो इस वायर के जितने भी चार्ज है वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, यानी दोनों एंड का पोटेंशियल सेम नहीं है। जैसे ये दोनों वाटर लेवल हैं, क्या दोनों वाटर लेवल के पास पोटेंशियल एनर्जी सेम है? नहीं है। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? डिफरेंस है। और इसी तरह से वायर में क्या बोलेंगे? वायर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है? तो नहीं, दोनों एंड के पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है। तो इसी को बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला गया? पोटेंशियल डिफरेंस। कि दोनों एंड होते हैं वो सेम नहीं है। अब ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल सर आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल उसको बोला जाता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो, या ऐसा बोल सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हाई पोटेंशियल का मतलब होता है वो पार्ट जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो? ज्यादा हो। लो पोटेंशियल उसको बोला जाता है जहां पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो हो गया लो पोटेंशियल, और जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी नेगेटिव चार्ज कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो उसको बोला जाएगा क्या? हाई पोटेंशियल। ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे? चार्ज मूव होंगे, पॉजिटिव से कहां पर? नेगेटिव। यानी करंट फ्लो होने के लिए, किसी वायर में करंट फ्लो होने के लिए वायर के एक एंड पे हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक एंड पे क्या होना चाहिए? लो पोटेंशियल होना चाहिए। यानी दोनों एंड पे क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तब जाके क्या होगी? करंट फ्लो होगी। याद रखना है कि वायर के दो एंड पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब उस वायर में क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो
नहीं होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस को तुमने सुना होगा, क्या नाम देते हैं, वोल्टेज नाम दिया जाता है। जैसे तुमने सुना होगा हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाली कहानी, तो वोल्टेज का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो अब आता है कि वायर के एक, सर ये समझ में आ गया, एक एंड पे हाई पोटेंशियल होना चाहिए यानी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक एंड पे लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और कम इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे? तो उसकी कहानी होती है हमारे सेल में। क्या होती है? सेल में कहानी छुपी है। तुमने सेल में देखा होगा कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एंड पे ऐसे नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे देखे होंगे। तो जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और सेल का क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये जो वायर का ये वाला एंड है, यहाँ पे क्या आएगा, हाई पोटेंशियल, और वायर को हमने दूसरे एंड पे कनेक्ट किया, कहां से, नेगेटिव, तो वायर के इस एंड पे क्या आएगा, लो पोटेंशियल। समझे? यहाँ पे आएगा क्या, हाई पोटेंशियल। ये वायर है, मान लो ये पूरा वायर है, इसको रिप्रेजेंट करो मैं ऐसे सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल आया। क्यों आया? क्योंकि इस एंड को हमने कनेक्ट किया है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस एंड पे क्या आया, लो पोटेंशियल आया। क्यों आया लो पोटेंशियल? क्योंकि हमने इसको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। यहां तक क्लियर है ऐसा? तो सेल से कनेक्ट करने की वजह से वायर के एक एंड पे आया हाई पोटेंशियल, एक एंड पे क्या आया, लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर मेंटेन हुआ, इस वजह से इस वायर में क्या फ्लो होना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट। तो अगर पूछा जाए कि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, तो आंसर क्या लिख के आओगे, एक सेल, या फिर हम बोल सकते हैं एक बैटरी। तो बैटरी या सेल का काम होता है किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, क्रिएट करना, ताकि उस कंडक्टर में से क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, करंट। जैसे सेल कनेक्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, सारे चार्ज होते हैं वो मूव करना स्टार्ट हो गए, और इसमें क्या फ्लो होना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। सारे चार्ज एक डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गए, तो क्या फ्लो होना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट। या तो सही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, कैसे, ये नहीं समझ में आ गया। सुनो, बैटरी के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, कुछ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कुछ एटम के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी पे, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी और एक एंड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस वजह से एक एंड पे हाई पोटेंशियल होगा, एक एंड पे क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन है ना, हमें जो पढ़ा है उससे डेफिनेशन थोड़ी सी अलग जाती है। कैसे, समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसको हमने मूव करा के यहां तक पहुंचा लिया, ठीक है। क्यू चार्ज है, ये रहा हमारा क्यू चार्ज, जो पोजीशन ए से, ये वाली पोजीशन से मूव होते हुए कहां पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, पोजीशन बी तक। जो चार्ज है हमारा पोजीशन ए से कहां पहुंच गया, पोजीशन बी तक मूव हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह पूछा। अब अगर इस चार्ज को मूव करना है तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी चीज को मूव कराने के लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा। अच्छा, हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने बोला कि हमने इस चार्ज पे वर्क किया है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है 9th क्लास में। तो हमने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, जिस वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर हमने क्या किया है, वर्क किया है। इस चार्ज के ऊपर हमने क्या किया है, वर्क किया है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। और ये वर्क कौन करती है, बैटरी करती है। क्यों? क्योंकि बैटरी के पास होती है एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आई, केमिकल से। तो केमिकल एनर्जी होती है बैटरी के पास। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और इसी वर्क को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा है देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि हमने पहले ये माना था कि जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, पॉजिटिव चार्ज के मूव होने की वजह से होती है। तो जो चार्ज मूव हो रहे थे, हम जो पढ़ रहे थे, वो कौन से थे, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो हमारे पॉइंट ए थे और बी थे, उसके बीच का क्या हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय कितना चार्ज मूव हुआ है, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। और ये V रिप्रेजेंट करके किसको डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे एक्चुअल में तो V नहीं होता है, VA माइनस VB होता है, बट अभी के लिए हमारे लिए V का फॉर्मूला यही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही है, और ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब मानो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं दूरना है। मान लो एक चार्ज है जो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, और इस पॉइंट तक उसको पहुंचाना है, यानी इन्फिनिटी से आ रहा है, और इन्फिनिटी से इस चार्ज को हमें यहां तक पहुंचाना है। एग्जांपल, जैसे करंट होती है, हमारे घरों में बिजली आ रही है, वो कई पावर स्टेशन से आ रही होगी, और वो किसके थ्रू आती है, वायर के थ्रू आती है ऐसा, और वायर में क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। तो कोई चार्ज ऐसा होगा जो पावर स्टेशन से निकला होगा और हमारे घरों तक पहुंचा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल। तो चार्ज वो बहुत दूर से आ रहा है,
तो जब भी कोई चार्ज इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे आता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम वही डेफिनेशन है, वर्क डन करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए। इस बार कहां से? इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक उसे मूव कराना है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उसका भी फॉर्मूला हम इसी से सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन कितना चार्ज मूव हुआ। और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्लियर है? अगर यहां तक अगर तुम्हें क्लियर आ गया तो ये समझो कि तुम्हारा जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से जा रहा है। अब जितना पढ़ा उसके ऊपर थोड़ा सा यहां पर क्या आता है, एक इंटरेस्टिंग चीज आती है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीजें होती हैं वो अचानक से 180 डिग्री टर्न हो जाती है। कैसे? जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तो कुछ फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह होते हैं, इनका मानना था कि जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन होती है यहां पे मैं बताता हूं एक बार थोड़ा सा। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसी डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किए थे जब किसकी डिस्कवरी हुई थी? करंट की। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो कहानी पूरा 180 डिग्री टर्न लेती है। क्या बोलती है कहानी? पहले हमारा कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे पास एक एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, हमें ये पता है। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं एटम के चारों तरफ पड़ा होगा ऐसा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए कहीं से तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर निकल चले जाएंगे, यानी एटम से ही बाहर निकल चले जाएंगे। यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही इनके पास, और थोड़ी और एक्सेस एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल जाएंगे, यानी एटम से ही बाहर निकल जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दे दिया गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो ये हमारा कॉपर का वायर है। क्या है? कॉपर का वायर। तो उसमें किसके एटम्स होंगे? कॉपर के एटम्स होंगे। सिंपल सी बात है। कॉपर का वायर है तो किसके एटम्स होंगे? कॉपर के एटम होंगे। अब इस एटम में क्या होगा? जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी गेन करके इस एटम से बाहर निकल चले जाएंगे, रहेंगे तो अभी भी इस वायर में ही, बट क्या होगा? ये एटम से बाहर निकल गए हैं, ये एटम से क्या हो चुके हैं? बाहर निकल गए हैं। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो होंगे नहीं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रैंडम डायरेक्शन में क्या होते हैं? मूव होते हैं। क्या होते हैं? रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो एक वायर है, यानी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ये वायर है, ये वायर है, इस वायर में भी क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये कॉपर का है, इस वजह से इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऊपर तो कोटिंग लगी हुई है ऐसा, बट अंदर में क्या है? कॉपर का वायर है और उसमें भी क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। बट इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है। ऐसा क्यों? हमने क्या पढ़ा था कि करंट फ्लो होने के लिए सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ऐसा कहानी ये बोलती है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक माना जाता था कि करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये कहानी उल्टी हो गई कि करंट फ्लो होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। करंट फ्लो होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक कंडक्टर में अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये क्या हो गया इसको? एक बार मैं मिटा देता हूं सारा। ले बेबी, हो भी नहीं रहा है, मिट जा, बस इतना ही मिटेगा। इधर मैं बना देता हूं, छोड़ो। ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई एक डायरेक्शन पे तो नहीं मूव कर रहे हैं। पर अगर हमने एक कंडक्टर के इस एंड पे हाई पोटेंशियल बना दिया और एक एंड पे क्या बना दिया? लो पोटेंशियल। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो डेफिनेटली जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में क्या होंगे? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। यानी लो पोटेंशियल से कहां जाना स्टार्ट हो जाएंगे? हाई पोटेंशियल की तरफ। अब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो गए तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो जाएगी? करंट फ्लो हो जाएगी। याद रहेगा, करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट एक डायरेक्शन में कैसे लाए? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आता है एक ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना? क्या है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। याद क्या रखना है कि जब भी करंट की डिस्कवरी हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं थे।
तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की थी वही डायरेक्शन हमने किसकी ले ली, इलेक्ट्रिक करंट की ले ली। ठीक है, अब देखो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, करंट हमेशा फ्लो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, याद रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यानी करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती हैं, ऑपोजिट होती है। इसीलिए इसको बोला गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब हमने ये पढ़ा कि करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ। तो करंट भी कहां जानी चाहिए, माइनस से प्लस। बट एक्चुअल में करंट हम क्या लेते हैं, प्लस से माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले ही करंट डिस्कवर हो गई थी। तो उस समय करंट हमने बोला था कि करंट फ्लो होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो करंट की डायरेक्शन को ले लिया गया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। बाद में जाके जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तब जाके ऐसा हुआ। तो या तो सब कुछ बदल दो, जो पहले पढ़ा था उसको गलत बोल दो, या फिर सिर्फ इतना बता दो कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। सही है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट में जो पहले चल रहा था उसको चला दो और बस इतना सही बता दो, याद रहेगा। करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, ये बहुत सिंपल सा है टॉपिक, ये देखते हो जाता है। ये देखो, ये जो हमने डायग्राम बनाया इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है कि इसमें क्या होगा, करंट यहां से यहां तक, इससे होते हुए इससे होते हुए वापस किस में आ जाएगी, सेल में आ जाएगी। तो ये जो है करंट का जो पाथ है, कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ है ना, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी, ऐसा है ना। तो ये पूरा क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसको बोला गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, है ना। जैसे बल्ब है तो मैंने बल्ब को बना दिया ये वाला सिंबल, ये हो गया हमारा बल्ब का सिंबल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सेल है, तो ये रहा हमारा सेल का सिंबल हो गया। फिर हमारे पास क्या है, एक स्विच है, तो ये स्विच का सिंबल हो गया ऐसा, और ये बन गया। इसको बोलेंगे सर्किट डायग्राम। ये बड़ा वाला जो होता है ना सेल का, ये बड़ा वाला पार्ट, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव, यानी ये हाई पोटेंशियल और ये वाला। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से जाती है कहां पर, लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको उनकी सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जैसे बल्ब की जगह ये वाला सिंबल, स्विच की जगह ये वाला, सेल की जगह ये वाला सिंबल किया, और वायर को हमने ऐसे लाइन से ड्रॉ किया। इसको बोला जाता है सर्किट डायग्राम। एक डायग्राम जिसमें हम जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के, वो उसके हम उसके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से सिंबल होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। अब देखो, वायर को हमें ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ये जॉइंट हो रहा है, यहां पर जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। सेल को हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी में जिसमें हम एक से ज्यादा सेल जोड़ते हैं वो हमारी बैटरी कहलाती है। एमीटर, ये कुछ सिंबल है वो एमीटर का। अब एमीटर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ऐसा वोल्ट मीटर, ये ऐसा कुछ इसका सिंबल होगा। गैल्वेनोमीटर, ये कुछ होता है। बल्ब को हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है हम सीखेंगे आगे, उसको ऐसा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्विच के लिए ओपन स्विच है जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तब, क्लोज स्विच है जिसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसमें एक सिंबल नहीं है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस का। कुछ तुम्हें ऐसा 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 और ऐसे एरो बना हुआ मिले, या फिर इसी चीज को ऐसे भी मिलता है, ये ऐसे करके यूं आ जाए, इसको बोला जाता है रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये एक डिवाइस होता है। या फिर इसको बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका सिंबल ही होता है। ये कुछ बेसिक सिंबल है जो हमें पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने सारे कवर अप कर लिया। ऐसा अब आने वाले लेक्चर में हम ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वो सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ।